नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, खेल, मनोरंजन, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी। घोषणा पत्र में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जुटे विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया। सम्मेलन के घोषणा पत्र के अनुसार नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का हल तलाशने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए व्यापक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया गया। साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यूएन चार्टर को मार्गदर्शक बनाने पर बल दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताते हुए गजा में मानवीय त्रासदी और लेबनान में बढ़ते टकराव का उल्लेख किया गया। घोषणा पत्र में मानवीय सहायता प्रयासों के विस्तार और आम लोगों का जीवन बचाने की तुरंत जरूरत को भी रेखांकित किया गया। घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना का प्रावधान है। गजा और लेबनान में व्यापक संघर्ष विराम का भी घोषणा पत्र में समर्थन किया गया। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर आयोजित सत्र में संबोधन के दौरान राष्ट्रपति लूला को अध्यक्षता के लिए बधाई दी। उन्होंने SDG लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले वर्ष था। पीएम मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। पीएम ने साथ ही कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का 55 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। साथ ही अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 30 करोड़ से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और ऋण तक पहुंच प्रदान की गई है। पीएम ने फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी गई है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि किसानों को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोर लड़कियों के लिए पोषण पर केंद्रित है। पीएम ने साथ ही कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। पीएम ने कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। पीएम ने बताया कि हमने श्री अन्न को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉक परियोजना के साथ हमने समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया है जो सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करता है। G20 सम्मेलन से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं की वार्ता में जिन क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई उनमें वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के अपने समकक्ष लुइस मोंटेनेग्रो से भी मुलाकात की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मजबूत रक्षा संबंध और लोगों से लोगों के संबंध मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। पीएम मोदी ने इटली के अपने समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श हुआ। पीएम मोदी और उनकी इटली की समकक्ष ने संस्कृति, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश संबंध मजबूत करके नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ब्लू इकोनॉमी में विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति को इस साल की शुरुआत में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक की सफल मेजबानी के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, ऊर्जा और एआई जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष कियार स्टारमर से की मुलाकात। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भारत की बड़ी प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूती देना चाहते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। दोनों नेताओं के अहम मुद्दों पर चर्चा और आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। महाराष्ट्र में कल एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक साथ होने वाले इस मतदान के लिए चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 11 जिलों की 38 सीटों पर मतदान होगा। कल होने वाले चुनाव में 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी करी जा चुकी हैं। दूसरे चरण के कुल 14,218 बूथ बनाए गए हैं। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण का असर शिक्षण संस्थानों पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि फिजिकल मोड में रेगुलर क्लासेस 25 नवंबर को फिर से शुरू होंगी। दिल्ली एनसीआर में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब इन छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जा रही हैं। नोएडा और गाजियाबाद में प्री से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश दे दिया गया है। 23 नवंबर तक सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और 23 नवंबर के बाद हालात को देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा।
बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को प्रदूषण से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने, क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया चैनलों के जरिए लक्षित संदेश प्रसारित करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फायर सेफ्टी को लेकर भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य स्वास्थ्य विभागों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए मजबूत प्रबंध करने को कहा है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब में 22 परिसरों में तलाशी का अभियान चलाया। यह अभियान सेंटियागो मार्टिन और उसकी इकाई फ्यूचर गेमिंग, होटल बिजनेस और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ चलाया गया। ईडी ने तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, नकद रुपए के साथ साथ 12.4 करोड़ रुपए की एफडीआर बरामद और जब्त किए। ईडी ने 6.42 करोड़ रुपए फ्रीज भी कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में फिला विस्टा 2024 का करेंगे उद्घाटन। इस 2 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य स्थानीय लोगों के बीच डाक टिकटों, डाक इतिहास और अन्य डाक टिकट अध्ययन संबंधी उत्पादों के अध्ययन और इनके संग्रह को प्रोत्साहित करना है। फिला विस्टा 2024 के बाद गांधीनगर में ही अमित शाह 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके बाद अमित शाह हिम्मतनगर जाएंगे और 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह साणंद में शेला झील का उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। प्रयागराज में होने जा रहे सनातन परंपरा के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2024 को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर है। कुंभ क्षेत्र में साधु संतों की चहल पहल बढ़नी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, साहस और देशभक्ति की सच्ची प्रतिमूर्ति झांसी की निडर रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। इफी का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इफी 2024 में होने वाले कार्यक्रमों की सूची का अनावरण किया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। Got it। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये 25 से 30% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर से आने वाले वर्षों में 1.2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। भारत के शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की श्रम बल भागीदारी दर जुलाई-सितंबर 2024 में बढ़कर 50.4% हो गई है, जो कि जुलाई-सितंबर 2023 में 49.3% थी। त्योहारी सीजन के दौरान दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में 14% की मजबूत वृद्धि देखी गई।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने एकीकृत क्यूआर टिकटिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर का उद्योग बनने की राह पर है। भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर महीने में देश का स्मार्टफोन निर्यात 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड है। G20 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि की दर के साथ 2024 में सबसे तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। भारत से अक्टूबर में रत्न और आभूषणों का कुल सकल निर्यात 25,194 करोड़ रुपए का रहा है। इसमें सालाना आधार पर 9.18% की वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर में भारत के मुख्य समूह निर्यात में 27.7% की वृद्धि हुई, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चावल जैसी कैटेगरी में वृद्धि विशेष रूप से मजबूत रही। भारतीय विमानन क्षेत्र में 17 नवंबर को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है, जब एक ही दिन में देश भर में 5 लाख घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 77 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना मेटा द्वारा अपने दबदबे का दुरुपयोग करने और 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करते समय प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियां करने के आरोप में लगाया गया। केरल में अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट से पहले आयुर्वेदिक क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। अपोलो रेडियोलॉजी इंटरनेशनल ने ब्रिटेन के सबसे बड़े डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर कंपनी इन हेल्थ ग्रुप के रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग इकाई का अधिग्रहण किया है। आरबीआई वित्तीय सेवाओं को क्लाउड डेटा स्टोरेज की सेवा मुहैया कराने के लिए 2025 में प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करेगा। फिलीपींस में आए मैनये तूफान के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही तूफान के कारण देश के कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है। क्लस्टर हथियारों से लैस रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने उत्तरी यूक्रेन के सुमी शहर को निशाना बनाया। इस हमले में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की जान गई। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि पिछले सप्ताह एक प्रमुख गैस परिसर में हुए विस्फोट और आग की जांच के तहत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा है कि एक महिला की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जबकि एक रॉकेट उत्तरी इजरायली शहर में एक इमारत में गिरा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मध्य बैरूत में 2 इजरायली मिसाइलों ने हमला किया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के स्थानीय गवर्नर ओलेह किपर और राष्ट्रीय पुलिस ने बताया कि यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह ओडेसा में रूसी मिसाइल हमलों में 10 लोग मारे गए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के नेता म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने गजा में जरूरतमंद लोगों तक सहायता बढ़ाने का आह्वान किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सांसद सीन डफी को परिवहन सचिव चुना। जॉर्जिया में प्रदर्शनकारियों ने अक्टूबर में हुए संसदीय चुनावों को बिल्कुल अवैध बताते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। बिहार में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के सामने होगी। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। टीम ने 5 मैचों में 15 अंक के साथ ग्रुप स्टेज में खुद को शीर्ष पर रखा है। टूर्नामेंट में टीम ने अब तक 26 गोल किए हैं। काशी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। स्पर्धाओं का आयोजन 21 नवंबर तक होगा। हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। भारतीय टीम की कमान आमिर अली के हाथों में होगी। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित बोची और बॉलिंग प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार से दिल्ली में होगा। इस प्रतियोगिता में स्पेशल एथलीट हिस्सा लेंगे।
यहाँ ले रहे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच डैनियल विटोरी इस हफ्ते के आखिर में होने वाली IPL की बड़ी नीलामी में भाग लेने के लिए भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के बीच में अपना कार्यभार छोड़ देंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में ओमकार साल्वी को अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। साल्वी ने अपने करियर में केवल एक लिस्ट मैच खेला है। हैदराबाद में भारत और मलेशिया के बीच खेला गया अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना फुटबॉल मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म। मैच में पहला गोल मलेशिया की ओर से किया गया, जबकि भारतीय टीम की ओर से खेल के 39वें मिनट पर बराबरी का गोल दागा गया। भारतीय फुटबॉल टीम ने इस साल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 6 में हार मिली है। वहीं 5 मुकाबले टीम ने ड्रॉ खेले। यूएफए नेशंस लीग मुकाबले में सोमवार को स्पेन ने स्विट्जरलैंड की टीम को 3-2 से हरा दिया। यूएफए नेशंस लीग में क्रोएशिया की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने यह कामयाबी पुर्तगाल के साथ 1-1 के मुकाबले में ड्रॉ खेलकर हासिल की। मैच में पहला गोल पुर्तगाल की ओर से आया, जो खेल के 33वें मिनट में आया। वहीं क्रोएशिया ने खेल के दूसरे हाफ में बराबरी का गोल करने में सफलता हासिल की। डेविस कप मुकाबले में अपने टेनिस करियर का अंत करने की तैयारी में जुटे स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने कहा कि वे खेल में अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने देंगे। बिली जीन किंग कप के फाइनल में पहुंचा इटली। जैस्मिन पाउलिनी का दिखा दमदार खेल। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बुधवार को होगा आयोजित। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अगले साल 17 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। पुष्पा 2 5 भाषाओं में 5 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वैग गर्ल सीरीज 22 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। वेब सीरीज ये काली काली आंखें 2 नेटफ्लिक्स पर 22 नवंबर को होगी रिलीज। द एम्प्रेस 2 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। नयनतारा ने अपने बर्थडे पर फिल्म रकाई का टीजर रिलीज कर दिया है। अभिनेता फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 दशहरा 2025 के दौरान रिलीज होने वाली है। टाइगर श्रॉफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म बागी 4 का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। और नाना पाटेकर की फिल्म वनवास 20 दिसंबर को होगी रिलीज। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अपडेट न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम होगा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमी टुडे। मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।